सर मैंने एनसीसी नहीं लिया था। जी जी। मतलब एक इस पे मतलब नॉर्मल पढ़ाई की थी, कोई मतलब यहाँ तक कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी भाग नहीं लेता था। बस फ्लाइंग ऊपर से कुछ जाता था, देखते थे कि ये फ्लाइंग जेट है, इस पर एक बार उड़ना है। अच्छा। सर रिटर्न के लिए मैं मानता हूँ कि कोचिंग के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर खुद में कॉन्फिडेंस है तो रिटर्न निकाल सकते हैं। में सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही गदगद है और इनकी मेहनत पर बहुत ही कागज़ के पन्नों में गुलजार बन बैठे हैं, अपने ही घरों में यादगार बन बैठे हैं। वैसे तो सब कुछ है गांव में ये ज़िंदगी, बस एक आर्मी की वर्दी के लिए हम किराएदार बन बैठे हैं। मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं दिनेश पाठक। एक बार फिर प्रतियोगी छात्र के बीच में एक ये साक्षात्कार थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने लिया हुआ सीजीएल का, सिविल का या आपको एसडीएम और जितने भी और एग्ज़ाम हैं उनका मतलब टीजीटी पीजीटी का मैं ले चुका हूं, लेकिन पहली बार एक फौजी का मैं साक्षात्कार लेने चला। खुद मैं अनुशासित हूं और एक अपने अंदर एक सहज नहीं हो पा रहा हूं। बच्चे से भी कुछ देर तक बात किया। मैं इस समय अयोध्या मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गांव ये बैंती कला में बैठा हूं और यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर मेरा भी अपना भी गाँव है और ये पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में पढ़ा है बच्चा। एनडीए इन्होंने क्वालिफाई किया है। अभी आप मेडिकल करा, मतलब इनका एसएसबी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। अभी रैंकिंग आनी है, फाइनल सिलेक्शन लगभग तय है, लेकिन अभी मेडिकल करा के आ रहे हैं बड़े संकोच के साथ, चूँकि फौजी का थोड़ा अनुशासन में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में आने की थोड़ा हिचकिचाहट होती है, इसलिए बच्चे को थोड़ा मैंने प्रिपेयर किया। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपका नाम बेटा पहले परिचय दो। मेरा नाम उज्जवल सिंह है। मेरे पिता का नाम मिस्टर आशीष कुमार सिंह है और मैं कक्षा 10 की परीक्षा मैंने ग्रामर एकेडमी फैजाबाद से पास की और कक्षा 12वीं भी मैंने वहीं से पास की। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो है प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ था? मेरा प्राइमरी एजुकेशन टैनी टॉट्स पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर से हुआ था और उसके बाद फिर क्लास 8 to 12 मैंने फैजाबाद से किया था, ग्रामर एकेडमी से। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि मोटिवेशन कहाँ से मिला बेटा? फौज में जाने के लिए एक बड़ा डिफरेंट सर्विस है। थोड़ा आपने सिविल की तैयारी किए होते, सीजीएस इसकी वनडे एग्जाम की तैयारी की थी, फौज में कहाँ से आपके अंदर जुनून आ गया? सर जुनून कहीं से नहीं आया, बस वीडियो देखते थे, उसकी वर्दी अच्छी लगती थी, कंधे पे 2 स्टार होगा तो उसका अलग ही होता है। और सर एयरफोर्स का मेरा शुरू से लगाव था कि हाँ एक फ्लाइंग ऊपर से कुछ जाता था, देखते थे कि ये फ्लाइंग जेट है, इस पर एक बार उड़ना है। अच्छा। तो इस वजह से लगता था कि हाँ एक बार बैठ के इसको भी एक्सपीरियंस करना है, चीज़ें कैसी होती हैं। तो बस वीडियो देखते थे, उसकी वर्दी अच्छी लगती थी और उसके पासिंग आउट परेड प्रेसिडेंट सम्मानित जब करते थे वो सब चीज़ें अच्छी लगती थी। बस उसी को देख के अंदर से लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं इस पर एक बार, तो मैंने किया उस पर प्रयास, फिर आज मेडिकल फिट होके बैठा हूँ। देखिए, जो स्कूलों में एजुकेशन दिया जाता है, नैतिक जो मॉरल एक्टिविटी कराई जाती है और आपके जितने सब्जेक्ट हैं डिफरेंट, लेकिन ये फौजी की कहीं से भी उसमें नहीं होता है। आपने एनसीसी लिया था कि नहीं लिया था? नहीं सर, मैंने एनसीसी नहीं लिया था। जी जी। मतलब एक इस पे मतलब नॉर्मल पढ़ाई की थी, कोई मतलब यहाँ तक कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी भाग नहीं लेता था। बस ये रहता था कि हाँ अपना 12th पास करके फिर कुछ करना है और फिर डिफेंस में एक बार आया कि डिफेंस ट्राई करते हैं, बाकी फिर लक। कोचिंग की इंपॉर्टेंस कर रही है आपकी लाइफ में? सर रिटर्न के लिए मैं मानता हूँ कि कोचिंग के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर खुद में कॉन्फिडेंस है तो रिटर्न निकाल सकते हैं। बाकी जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो टफ होता है, थोड़ा 5 दिन का चलता है, उसमें थोड़ा करना पड़ता है कोचिंग, तब अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो बस। नहीं तो ये बताइए कि एनडीए की कोचिंग कहीं किया था आपने? नहीं सर, मैंने रिटर्न के लिए तो कोचिंग नहीं किया था, एसएसबी के लिए मैंने कोचिंग किया था बस। एसएसबी कोचिंग कहाँ किया था? दिल्ली बालनोई एकेडमी मैंने किया था सर। अच्छा। अच्छा, ये बताओ बेटा कि जो लोग बच्चे एनडीए में जाना चाहते हैं उनके कब से उनको प्रिपेयर हो जाना चाहिए, अपने माइंड सेटअप बना लेना चाहिए कि हमको एनडीए में जाना है? जब वो 11th में ही रहें तो उन्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि मेरा मैथ वगैरह सब ठीक है तो 11th के 20 से ही उनको फॉर्म हम डाल देना चाहिए, क्योंकि वो 12th अपीयरिंग होता है तो उसमें डाल देना चाहिए कि लगता है उससे 12th अपीयरिंग होते होते एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं एक बार पेपर दे चुका हूँ तो चीज़ें कैसी होती हैं एक बार देख लेते हैं। बाकी 12th पास आउट होते होते तक रिटर्न हो सकता है उससे। ये बताइए किस सब्जेक्ट पे स्पेशली उनको फोकस करना चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ। मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 300 नंबर का पेपर होता है, उसमें मतलब 50% मार्क्स गेन करने होते हैं। उसके बाद जीएस होता है, उसमें 600 नंबर का उसको करना पड़ता है। बस यही सब है। सबसे एग्जाम इंग्लिश, जिसके लिए तो आपको पूरा प्रिपेयर उसके लिए बता ही नहीं रहे हो। इंग्लिश तो रिटर्न में उतना मैं नहीं मानता इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश तो ग्रामर हो गया। बाकी आपकी लैंग्वेज जो होती है वो एसएसबी में काम आती है, क्योंकि सब इंटरव्यू जो होता है इंग्लिश में ही होता है। आप हिंदी नहीं बोल सकते। अगर आप हिंदी बोल भी रहे हैं तो तुरंत आपको इंग्लिश में ही आना होता है वहाँ पे। इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज
अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए बस। अच्छा, फैमिली में किसका किसका आपके लिए सहयोग रहा? किसने आपको फौज में जाने के लिए, किसने फैमिली में या फ्रेंडशिप में किसने किसने आपको मोटिवेट किया? मोटिवेट मेरे दादाजी ने किया सबसे ज़्यादा। मतलब हमेशा सपोर्ट किया है इन्होंने कि मैं अगर कुछ भी चाहता था तो इन्होंने सपोर्ट किया, ये नहीं कहा कि ये मत करो। और शुरू से मैं कुछ भी मुझे होता था मैं बाबा से मैं शेयर करता था। तो बाबा जी को कह दीजिए यहाँ पहले बैठे आए। बाबा जी क्या है? हाँ बाबा जी, कैसा लग रहा है पहले तो आप बताइए। हमारा परिवार इनके पकड़े माने इसमें सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही गदगद है और इनकी मेहनत पर बहुत ही देखिए बाबा जी भावुक हो गए। वही होता नहीं, हमारे यहाँ गांव में जो रिश्ता होता है, कहा जाता है कि ब्याज ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मूल उतना नहीं होता है। देखिए बाबा जी की आंख में आंसू आ गए। वैसे भी ये इस प्रोफेशन से जुड़े हैं। आप शिक्षक हैं ना बाबू जी? जी, हम इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे सिविक्स के और इन बच्चों के ऊपर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। इनकी हर मांग को पूरा करने का अपना प्रयास किया, अपने जो सीमित संसाधन थे, और बच्चा उसी ढंग से मेहनत किया, उसका परिणाम सामने आ गया है। आप तो फौज में भी नहीं थे, आप टीचिंग लाइन में थे, तो आपने कैसे फौज को चुना? फौज को इसलिए कि इनके हाई स्कूल पास करने के बाद ये जो थे फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान देने की बात या लेने की बात कही, तो हमारी समझ में आ गया कि ये माने फौज या माने इसमें जाना चाहता है। इसलिए इंटर में इन्होंने फिजिकल ले लिया, कंप्यूटर के युग में फिजिकल ले लिया। इसलिए हमको पता चल गई कि ये फौज में ही जाना चाह रहा है। तो आज हमारे यहाँ परंपरा इतनी मिट रही है कि लोग दादा बाबा को महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। प्रोफेशनल इतना हावी है आज के समय में, आधुनिकता इतना हावी हो गई है। लेकिन बड़ी खुशी की बात, आज एक ऐसा परिवार मिला कि जहाँ से एक बाबा से सपोर्ट मिला है बच्चे को। पिता तो पिता ही होता है, उसके लिए कोई प्रमाण उसके लिए, लेकिन जहाँ पर भी होता नहीं, हमारे यहाँ जो संस्कार जो होते हैं, वो मूल जो मिलते हैं बाबा से ही ट्रांसफ़र होते हैं। चलिए, बड़ी खुशी की बात हुई सुनकर। बेटा ये बताइए कि बेटा कि आपको इस लाइन में आपको ये एसएसबी जैसे है बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, ये एसएसबी का रोल बहुत रिटर्न से भी जाता होती, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की, तैयारी कैसे शुरू की? सर मैंने डायरेक्ट कोचिंग की, तो कुछ टाइम कोचिंग हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। तो मेरी बुआ जी हैं, वो दिल्ली में ही रहती थी, तो उन्हें बताया कि मतलब उनके वो डिफेंस मतलब कैंट में ही रहती थी, तो वहाँ के उनके एक फ्रेंड लोग थे, तो उनका लड़का जो है एनडीए में सेलेक्ट हो चुका था, तो वो वहाँ पे कोचिंग करता था। तो बुआ ने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बालुई एकेडमी चले जाओ एक बार। तो वहाँ पे जाके देखा, मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, ट्रेंड भी अच्छा करते हैं वहाँ पे, वेल टीचर्ड अच्छे हैं, तो सब अच्छा रहा वहाँ पे मेरा एसएसबी के लिए। देखिए ऐसा है कि ये बेटा ये बताओ तुम्हारी एज का कितना इसमें होता है, रोल होता है आपका? सर एज का तो बहुत मतलब वो होता है कि आप अगर 16.5 से 18.5 के बीच में हैं तो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक बार ओवर एज हो जाता है, बाकी तो कई एंट्रियाँ, लेकिन एनडीए एंट्री थोड़ा हटके है। आप सीडीएस से जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, 15 महीने की ट्रेनिंग की आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन जो एनडीए में एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी यूनिवर्सिटी में उसका एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है। एनडीए का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, इसलिए एज मायने रखता है कि हाँ आप 18 तक एनडीए में जा पाओ। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है हमको एनडीए में कि कम से कम 18, 18.5, 19 में डिसाइड हो जाता है और आप लाइन चूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये माना जाए बेटा कि जो जैसे आपने क्वालिफाई कर दिया, ये एसएसबी देने के बाद जब आपने मेडिकल दिया, मेडिकल में अनफिट हो गए, तो बाद के लिए आप कोशिश न कीजिए, करेंगे उसके लिए फिर सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज में नहीं, हमारा मतलब कि एनडीए ने तो आपके रास्ते बंद कर दिए ना। तो एनडीए ने रास्ते बंद कर दिया, और कई रास्ते तो हैं वहाँ पे जाने के लिए। मेरा कहने का मतलब बेटा है नहीं, हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे सिविल में है कि 40 ईयर तक आपको देना है, एज है, मतलब कि चाहे जैसे भी हो आपकी सारी ऊर्जा शरीर की खत्म हो जाती है, देते रहते हो। इस मामले में एनडीए को कहते हैं बड़ी जल्दी मुक्ति दे देता है। हाँ सर, मुक्ति तो दे देता है, लेकिन अगर वो अनफिट कर देता है तो तब तो रास्ते बंद हो गए, आप डिफेंस में जा ही नहीं सकते अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए। मेरे भैया अनफिट भी बड़ी जल्दी कर देता है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट करता है। हाँ, नहीं वेस्ट करता, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं तुरंत। जी सर। अच्छा ये बताइए कि 3 फेज होते हैं, कै फेज होते हैं इसमें? तीन फेज होते हैं। रिटर्न हुआ, एसएसबी हुआ और आपका मेडिकल हुआ। तीनों फेज़ की तैयारी आपने कैसे कैसे की, डिफाइन कीजिए आप। सर रिटर्न के लिए तो मैंने सेल्फ स्टडी की, 12th का सिलेबस रहता था, ऑनलाइन कोचिंग मैंने लिया था, 12th के लिए लिया था, बोर्ड्स के लिए, उसी के बेस पे मैंने रिटर्न की तैयारी करी। मैंने पहला पेपर दिया, सिर्फ एक
ट्राई लेते हैं क्या होता है पेपर में, बस एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, तो उसमें मैंने रिटर्न निकाल लिया। उसके बाद भोपाल में मेरा इंटरव्यू भी था, तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था उसमें। उसके बाद लगा कि जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट तक हो सकता हूँ तो एक स्टेप और मारते हैं, क्या पता रिकमेंड ही हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर आर्मी से एयरफोर्स पे डाल दिया फॉर्म की, चलो एयरफोर्स पे एक बार देख लेते हैं। तो गुवाहाटी में मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, उस पर फिर मैंने स्क्रीनिंग हुआ। 250 बच्चे रिपोर्ट किए थे उस दिन, तो 250 में से 32 बच्चे मतलब स्क्रीनिंग हुए, बाकी सब स्क्रीन आउट हो गए। उसके बाद फिर प्रोसेस चलता रहा। चौथे दिन जिसमें से 32 बच्चे बचे, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, सिर्फ 2 बच्चे बचे, जिसमें मैं था, एक साथ में लड़का बिहार का था। ये दोनों रिकमेंड हुए वहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद रिकमेंडेशन लेटर मिल गया, हम लोग घर चले आए। अब उसके बाद फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल की डेट अलग थी, क्योंकि एयरफोर्स में मेडिकल बाद में होता है, आर्मी वगैरह में तुरंत मेडिकल हो जाते हैं। एयरफोर्स में फिर मेडिकल था, अभी मार्च में मेडिकल दे के आया, वहाँ पर उन्होंने फिट कर दिया। और अब बस मेरिट लिस्ट मेडिकल फिट हो चुके हैं, बस अब लेटर आना ही बाकी है। ये बताओ बेटा, इंटर तुम्हारा कब हुआ था? 2022। 2022 एक अटेम्प्ट कौन था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है? अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मतलब कि ये है कि जिसको तैयारी करना हो 11th तैयारी शुरू कर दे, और रिटर्न के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग की आवश्यकता नहीं, एसएसबी के लिए कोचिंग बस। एसएसबी के लिए कोचिंग आवश्यक, क्योंकि वहाँ पे टास्क होते हैं, 5 दिन का होता है, तो वहाँ पे आपको फील्ड पे टास्क करने होते हैं। आप अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें ऑब्स्टेकल्स होती हैं कि बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है, ये स्टोरीज लिखनी है और यहाँ से कूदना है, बस ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ बेटा, मैंने सुना, अभी बात कर रहे थे कि जैसे जब आप इसमें जाते हैं, बहुत देर से फैमिली से आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, मोबाइल जमा कर लिया जाता है, ये बहुत टफ होता होगा आप लोगों हाँ सर, थोड़ा टफ तो लगता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जब अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पे ढल जाते हैं, तो उतना फैमिली के लिए नहीं देखना पड़ता कि हाँ अब इंटरव्यू है 5 दिन, तो उसी में तो उतना मोबाइल की चिंता फिर नहीं रह जाती है 5 दिन। बाकी अच्छा, कितना दिन तक मोबाइल से लगभग कनेक्टिविटी आप लोगों की नहीं रहती? अच्छा, 5 दिन तो नहीं रहती, बाकी तो बीच में 1 दिन देते हैं कि आप घर वालों से बता सकते हैं कि आप इस आप भी बता रहे थे कि सिलेक्शन होने के बाद भी, जब आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो उसके बाद भी आपका मोबाइल से टच बहुत कम रहता है। टच एकदम ही नहीं रहता है, बिल्कुल। कितना दिन तक? अरे 1.5 साल तक टच नहीं रहता। बाकी बहुत रेयर में होता है कि आप टेलीफोन बहुत से बात कर सकते हैं, बाकी उतना मतलब वहाँ पे आपको सोशल हटा दिया जाता है, आप एकदम बस एकेडमी के लिए हो जाते हैं, आपसे बाहर से दुनिया से कोई मतलब नहीं वहाँ पे। बस बाबा जी से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, बच्चे से जब कनेक्टिविटी आपकी नहीं रही, ट्रेनिंग में गया था, एसएसबी देने गया था, तो उस समय आप लोगों की मन स्थिति क्या थी जब सुबह कोई आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? हम लोग शाम को बिल्कुल भावुक हो जाते थे इनके लिए, बस। हाँ, इतना। चलिए, मतलब भावना के साथ कलेजा भी आपका मजबूत है भाई। क्षत्रिय है, उतना तो मजबूती रहेगी ही रहेगी, वो तो बाई बर्थ आपको मिली है। क्षत्रिय का एक चीज़ है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि माना जाता है संस्कारवान और फाइनेंशियल, कम से कम फैमिली इस मामले में, एजुकेशन के मामले में और सम्मान में सपोर्ट पूरा रहता है। आपके पापा जी से भी बात करना चाहेंगे। उज्ज्वल सिंह के पापा जी हैं, पहले तो परिचय दीजिए सर आपका। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। मैं पेशे से बेसिक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था, 2-2.5 साल। माननीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने समायोजन कर रखा था, शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति थी। पुनः सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार पुनः फिर मैं समायोजन रद्द हुआ, तो फिर शिक्षा मित्र के पद पर गांव में ही विद्यालय में इस समय कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो युवा ये खुद ही लग रहे हैं, अभी लग रहा है ये खुद कंपटीशन देने जा रहे हैं। आपकी अपनी फिटनेस का राज क्या है, बताइए पहले आप। फिटनेस का है कि पिताजी की सब ये व्यवस्था है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग रहते हैं। और मैं 2 भाई हूँ और छोटा भाई भी ऐसे टेलीकॉम में काम करता है। मैं यहाँ रहता हूँ तो खेती किसानी का भी, और सुबह उठ करके दैनिक क्रिया के साथ पिताजी की भी यही लायबिलिटी रहती थी, उन्हीं के देख रेख में हम लोग भी काम करते हैं, इसी से फिटनेस बनी हुई है। और सबसे बड़ा योगदान हम लोग के आगे बढ़ने में मेरी माताजी का है, जो कि आज है, हम इसका बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। समायोजन रद्द होने के बाद कुछ तकलीफ़ें बढ़ी थी कि पैसे 40-45 हज़ार मिलना शुरू हुए। पिताजी रिटायर हो गए थे कि कैसे क्या व्यवस्था होगी, कैसे बच्चे पढ़े लिखेंगे, लेकिन जो भी संसाधन थे उसमें रास्ते निकाल करके बच्चों को भी पढ़ाई और अपना भी देख रेख चल रहा था, चल रहा है। लेकिन बच्चा जो कर दिखाया ये काफ़ी उम्मीद के परे है, और मैं सब अपने बड़े लोगों का और सबका आशीर्वाद देता हूँ। काफ़ी संस्कारवान परिवार है। हमने देखा कि अध्यापक ऐसा होता है, खुद जहाँ पर हैं बच्चे को चाहते हैं कि बहुत आगे जाएं। स्पेशली आज भी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में
टीचर के बच्चे हमें लगता है मोर देन 60% आज हैं। जी 60% है। इलाहाबाद में मेरे साथ प्रयाग में जितने लोग पढ़ते थे उसमें अध्यापक के बच्चे ज़्यादा, स्पेशली प्राथमिक वालों के का रोल बहुत ज़्यादा होता था। चलिए बड़ी खुशी हुई आप मेरे बच्चे को अपने आगे ले गए, बच्चा आपका बहुत आगे बढ़ा। अन्य जो गार्जियन हैं जो कि एनडीए के लिए थोड़ा उनके अंदर भयभीत हैं, लोग फौज में नहीं भेजना चाहते हैं। लोग कहते हैं भैया चाहे आप सिविल में चले जाइए या और नौकरी, आप वनडे एग्ज़ाम दे दीजिए, मास्टर बन जाइए, ना हो बिजनेस कर लीजिए, फौज की तरफ ना जाइए। उनके बारे में उनके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं, इनका जज्बा है, ये लोग जहाँ भी जाएंगे अपनी कर्मठता अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे। कहीं कोई डर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ रहना है कर्मठता से काम करना है। ठीक है। तो ये उज्जवल सिंह का परिवार है। आज मैं यहाँ पर आया 40 किलोमीटर दूर, बड़ी मुश्किल से बच्चा बात करने के लिए तैयार नहीं था, अभी मेडिकल करा के आया है। लेकिन ये है कि फौज जो चीज़ है कि आज भी उसके प्रति जो सम्मान है, जो लोगों का प्यार है, आज भी अपने बच्चों के फौज के लिए आप प्रिपेयर हों, करें और आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामना। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।